हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ये आपके क्वेश्चंस आपके प्रत्येक वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है आपके हवा, पानी, कीट, आग। पहले तो परागण जान लेते हैं कि परागण होता क्या है। जो परागण है पौधे का, आपका जो पौधा होता है तो पौधों को परागकण, जो पौधे के परागकण हैं, परागकण का नर भाग से जो नर भाग होता है, नर भाग कौन सा होता है? नर भाग होता है आपका परागकोश से मादा भाग कौन सा होता है? मादा भाग होता है आपका वर्तिकाग्र पर जाना या स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? आपका परागण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, परागण क्या कहलाता है? पौधों के परागकण का नर भाग यानी कि परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र पर जाना या स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, तो परागण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है और कीटों की आवश्यकता होती है। आग की जो है कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन फोर्थ आपका जो है आवश्यक नहीं होता है, इसीलिए फोर्थ वाला एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, कैंसर निम्नलिखित में से किस एक के कारण से होता है? ऑप्शन है आपके समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा समान होने पर, अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन होने पर, समसूत्री विभाजन को नियंत्रित करने की क्रिया के बंद होने से, उपरोक्त सभी से। तो जो कैंसर है, कैंसर आपकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि की वजह से होता है। ठीक है, इसको कर्कट रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्कट रोग भी कहा जाता है। ठीक है, और आपकी जो कैंसर से संबंधित अध्ययन है, कैंसर से संबंधित अध्ययन जिसमें रोकथाम वगैरह का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओंकोलॉजी। ठीक है, ओंकोलॉजी यानी कि कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओंकोलॉजी या अर्बुद विज्ञान। क्या कहा जाता है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओंकोलॉजी या अर्बुद विज्ञान। ठीक है, याद रखना है आपको, अर्बुद विज्ञान। ठीक है, जो कि आपके कैंसर से संबंधित अध्ययन करता है। ठीक है, तो वो आपका विज्ञान क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी या अर्बुद विज्ञान कहलाता है। प्रत्येक वर्ष आपका 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी को आपका जो है आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपके इस बार के कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार के कैंसर दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, क्लोज द केयर गैप। ये जो है आपकी इस बार की कैंसर दिवस की थीम रही। तो यहाँ तो आपने कैंसर के बारे में जाना। कैंसर में होता क्या है कि जो आपकी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है। बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की वजह से कोशिकाओं में जो कैंसर रोग है वो होता है। ठीक है, तो अनियंत्रित वृद्धि एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है कैंसर रोग होता है। ठीक है, तो ये आपने जाना कैंसर रोग के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में। तो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान जो केंद्र हैं वो आपकी कहाँ पर स्थित हैं? वो आपकी हैदराबाद में स्थित हैं। कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो साइंस का पेपर है उसमें कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? ये जो आपके पौधे होते हैं, ये जो पौधे हैं, इन पौधों में आपकी गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? ठीक है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है बताना है। स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स, इनमें से कोई नहीं। जैसे भोजन का विनिमय होता है, जो जल है ऊपर जाता है, तो कैसे जाता है? जाइलम के द्वारा जल होता है। लेकिन गैसों का विनिमय किस तरीके से होता है? तो गैसों का विनिमय जो है आपकी स्टोमेटा से होता है। किससे होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैसों का विनिमय पौधों में स्टोमेटा के द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? बताना है आपको, न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं वो किस में होते हैं? केंद्रक एवं राइबोसोम में, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में। तो जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं वो आपके केंद्रक में भी होते हैं, साथ ही साथ केंद्रक के साथ साथ आपकी कोशिका जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य में भी आपके जो हैं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके केंद्रक, न्यूक्लिक अम्ल और कोशिका द्रव्य दोनों ही स्थानों पर होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका मैच करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अब स्थित है चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, दिल्ली में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक जो आपका है वो आपका स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सूची से संबंधित है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, आपको सही उत्तर देना है यहाँ पर। ये आपकी सूची 1 है, ये आपकी सूची 2 है। ठीक है, डीएनए संरचना, ये आपका ये कर देना आप यहाँ पर। डीएनए संरचना जैकब एवं मोनार्ड, आपको डीएनए संरचना को मैच करना है, तो आपकी ये दिए गए हैं जैसे एबीओ रक्त समूह बारबरा मैक्लिटॉक, जंपिंग जीन वॉटसन एवं क्रिक, रेगुलेटरी जीन लैंडस्टीनर। जैसे मैं आपको जंपिंग जीन बता चुकी हूँ, जंपिंग जीन का जो मैच होगा बारबरा मैक्लिटॉक से होगा। मैं आपको ये पहले भी क्वेश्चन बता चुकी हूँ। जंपिंग जीन मैंने बताया था, इन्होंने बताया था बारबरा मैक्लिटॉक ने कि गुणसूत्र के अंदर जो जीन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये है जंपिंग जीन की व्याख्या। जंपिंग का मतलब होता है जो मूव कर सकें। ठीक है, तो ये जो जंपिंग जीन सिद्धांत है या व्याख्या इनकी किसने की थी, तो बारबरा मैक्लिटॉक ने की थी। डीएनए संरचना, डीएनए संरचना के बारे में तो भली भांति परिचित हैं आप लोग कि डीएनए संरचना की जो व्याख्या है वो आपकी वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। ठीक है, एबीओ रक्त समूह जो है आपके, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा क्योंकि ए अलग है, बी अलग है, रक्त समूह ओ अलग है। ठीक है, ए बी ओ रक्त समूह की खोज जो है किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, तो आपका इससे मैच हो जाएगा। अब लास्ट बचता है आपका रेगुलेटरी जीन, तो रेगुलेटरी जीन का मैच होगा आपकी जैकब एवं मोनार्ड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि रेगुलेटरी जीन जो है उनकी खोज किसने की थी, जैकब एवं मोनार्ड ने की थी, जैकब एवं मोनार्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है, रक्त शर्करा, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया। तो यहाँ पर बताना है जो आपके हार्ट अटैक आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ही 21 ईयर्स का कोई अगर लड़का है तो उसमें भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। पहले होता क्या था कि एज होने पर ये सारी चीज़ें जो है घेरती थी, लेकिन आजकल तो 20-21 वर्ष में भी हार्ट अटैक आने लगा है। तो इन सब चीज़ों से बचिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा हेल्दी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। हार्ट अटैक जो है आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो है हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखिए। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कैसे रखा जा सकता है, चिकनाई वाली चीज़ें कम खा के, जैसे ऑयली फूड कम खा के, जंक फूड कम खा के आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंतों की, नाक की, आँखों की, मस्तिष्क की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड आपका एक बार आ भी चुका है कि एस्टिग्मेटिज्म जो एक बीमारी है वो आपकी किससे संबंधित है। तो बताना है शरीर की किस अंग से संबंधित है यह बीमारी। यह जो बीमारी है ये आपकी आँखों से संबंधित है। ठीक है, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, आँखें हैं तो जीवन है। ठीक, आँखों से संबंधित बीमारी है। आँखों से संबंधित अन्य बीमारियां भी यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन आप लोग पता होगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मोतियाबिंद ये तो आपकी जानने वाली बीमारी हो गई। अब मैं आपको कुछ और बीमारियों के नाम बता रही। कई बार पूछा जाता है कि फलानी बीमारी का संबंध आपके किस अंग से है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आँख से संबंधित बीमारियाँ हमारी ये हमने पढ़ी थी, मैम ने पढ़ाई थी, अब आपको याद रहेगा। जैसे मैं बताती हूँ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है आपकी आँख से संबंधित बीमारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकोमा भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। ट्रैकोमा आँख से संबंधित बीमारी है। साथ ही साथ ग्लूकोमा भी, ग्लूकोमा ये आप लोगों को लग रहा हो ग्लूकोज जैसा है, नहीं, ये ग्लूकोमा है। इसमें होता क्या है कि आँख जो है आपकी बाहर निकल आती है। अब आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर बीमारी है कि इसमें आँख जो है बाहर निकल आती है। ठीक है, पहला मोतियाबिंद, दूसरा आपका ट्रैकोमा, तीसरा आपका होता है ग्लूकोमा एंड 4th नंबर पर आपकी कौन सी डिसीज़ आती है, ये आती है आपकी लास्ट आती है जो आपकी है कंजक्टिविटिस। क्या होता है, कंजक्टिविटिस। ठीक है, कंजक्टिविटीज में होता क्या है, आँख जो है स्थिर हो जाती है। आँख का जो स्थिरपन होता है किस वजह से होता है कंजक्टिविटीज की वजह से होता है। ये भी आपकी एक आँख से संबंधित बीमारी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आँख से संबंधित बीमारी है मोतियाबिंद, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा जिसमें आँख बाहर आ जाती है और आँख स्थिर हो जाती है, तो वो उस बीमारी को क्या कहते हैं, कंजक्टिविटीज कहते हैं, जो कि आँख से संबंधित बीमारी है। आई होप यहाँ पर आँखों से संबंधित बीमारियाँ आपको समझ में आई होंगी। और एक आप पढ़ ही रहे हैं जो कि आपका क्वेश्चन था एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है त्वचा को, यकृत को, प्लीहा को या उपरोक्त सभी को। तो जो आपका मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग जो है आपकी प्लीहा को प्रभावित करता है। किसको? प्लीहा को प्रभावित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि जो आपका मलेरिया है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। कौन सी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी, ठीक है। अन्य बीमारियां कौन कौन सी हैं प्रोटोजोआ जनित? उनके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं जो मैंने याद रखी थी। तो मैंने एक ट्रिक याद रखी थी, काली रात में पापड़ खाकर सो गई, ठीक है, याद रखना है आपको। काली रात में पापड़ खाकर सो गई, ठीक है। काली, इससे याद रखना है आपको काला जार, काला जार, ठीक है। काला जार जो आपका रोग होता है ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोटोजोआ जनित अन्य रोग कौन कौन से हैं मलेरिया के अलावा, या मलेरिया को इंक्लूड करके यहाँ देखेंगे आप लोग। यहाँ पर जैसे मैंने ये ट्रिक बताई है आपको, ट्रिक कौन सी है कि काली रात में पापड़ खाकर सो गई। तो काली से मतलब है यहाँ पर कालाजार, माँ से मतलब है आपका मलेरिया, मलेरिया, ये जो पा से मतलब है आपका पायरिया, पायरिया, एंड नेक्स्ट जो पा है, नेक्स्ट पा से मतलब है आपका पेचिस, पेचिस, एंड यहाँ पर जो आपका सो गई है, सो गई से मतलब है यहाँ पर निद्रा रोग। मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। काली रात में पापड़ खाकर सो गई, ठीक। तो याद रखना, काली से मतलब है कालाजार, माँ से मतलब है मलेरिया, पा से मतलब है पायरिया, इस पा से मतलब है पेचिस, एंड सो गई से मतलब है आपका निद्रा रोग। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्रोटोजोआ जनित अन्य रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति में घेंगा नामक रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी कमी से व्यक्ति में घेंगा नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर आयोडीन। तो बॉडी में घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये आपकी आयोडीन की कमी से होता है। जो आयोडीन होता है उसकी कमी से आपका घेंगा नामक रोग होता है। आपका जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड, थायराइड क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं आवटु ग्रंथि, आवटु ग्रंथि। ये जो आपकी ग्रंथि है ये आपकी सबसे बड़ी, याद रखना है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, जिसे क्या कहते हैं? आवटु ग्रंथि भी कहते हैं। ये जो आपकी ग्रंथि है ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बड़ी होती है, तो वो है आपकी थायराइड ग्लैंड ही है। ये जो है आपकी थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो है आपकी कंठ और श्वास नली के बीच में पाई जाती है। कंठ व श्वास नली के बीच आपकी थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। इस ग्रंथि से जो आपका हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से, यानी कि आवटु ग्रंथि से थायराइड ग्लैंड, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे स्रावित होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये हार्मोन की कमी की वजह से जो है घेंगा नामक रोग होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसके अल्प स्राव से थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम स्रावित होता है बॉडी में तो कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। बच्चों में अलग रोग होते हैं, आपके वयस्कों में अलग रोग होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताती हूँ, इसी तरीके से आप लोग लिखा करिए, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पर आपको लिखना है अल्पस्राव। अल्पस्राव का मतलब है कि कम स्रावित होने से, और अगर ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो जाए बॉडी में तो अधिकता से भी रोग हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की कमी भी अच्छी नहीं है और अधिकता भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अधिकता से कौन सा रोग होता है यहाँ पर ये भी देखेंगे। अल्पस्राव से घेंगा नामक रोग होता है जो कि आपके पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। बेसिकली जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में घेंगा रोग देखने को मिलता है। बच्चों में एक आपका रोग होता है, वो होता है आपका क्रिटिनिज्म, जड़ मानवता, ठीक है। जड़ मानवता जो रोग है,
जो है ये आपका किसकी वजह से होता है? ये आपके थायरोक्सिन हार्मोन में अल्पस्राव की वजह से होता है। तो आपके थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता रोग देखने को मिलता है। किसमें? बच्चों में देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपके बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों में। ठीक है। साथ ही साथ मंद बुद्धि देखने को मिलता है, यानी कि जो बालक जिनमें थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता है उनमें मंद बुद्धि भी देखने को मिलती है और नपुंसकता भी देखने को मिलती है। ठीक है। ये जो है रोग हैं आपके, अगर अल्पस्राव होता है उसकी वजह से जो रोग होते हैं। ठीक है। वयस्कों में कौन सा रोग होता है अल्पस्राव की वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्राव की वजह से? तो वो होता है मिक्सिडमा। ठीक है। मिक्सिडमा रोग जो है आपका देखने को मिलता है, मिक्सिडमा। ठीक है। इसमें होता क्या है मिक्सिडमा रोग में? इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में कमी हो जाती है, जिस वजह से जो मानव है वो आलस छाता रहता है, उसके अंदर आलसी हो जाता है। ठीक, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रहेगी। अधिकता से आपको कौन सा रोग देखने को मिलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन अगर अधिक स्रावित होता है बॉडी में तो उसकी वजह से एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर नामक रोग होता है। कौन सा? एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर। ठीक है। ये जो रोग है ये आपका होता है अधिकता की वजह से। तो यहाँ पर आपने देखा घेंघा नामक रोग जो है आपका बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्राव की वजह से होता है, जो कि पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। ये जो रोग मैंने आप बताए हैं आपको कि अल्पस्राव की वजह से क्या होता है और अधिकता की वजह से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक चार्ट बना के आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में हरी पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर जल वाष्प? बताना है। जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो पहले तो प्रकाश संश्लेषण देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरीके से होती है? 6O2 + 12H2O। यहाँ पर सनलाइट की उपस्थिति में ये क्रिया होती है आपकी, सनलाइट। तो बनता क्या है? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये जो है आपका बनता है C6H12O6 और 6O2 + 6H2O देखने को मिलता है। तो आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें हरे पौधों द्वारा O2 गैस जो है आपकी छोड़ी जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जो गैस है वो छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बेसिकली क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए H2O और CO2, H2O मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, H2O की ज़रूरत पड़ती है, CO2 की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट, और लास्ट में आपकी क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए H2O की भी आवश्यकता होती है, CO2 की भी होती है, सनलाइट की भी होती है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो है आवश्यक तत्व चाहिए पड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति किस रोग में अंतर नहीं कर पाता? ये कुछ रोग नहीं होगा, पहले तो यहाँ पर किस रंग होगा, किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? लाल तथा काला, लाल तथा हरा, पीला और नीला, काला और लाल। बताना है। जो वर्णांधता रोग होता है इसमें व्यक्ति आपके किन कलरों में जो है डिफरेंस नहीं कर पाता, तो वो लाल और हरे रंग में जो है डिफरेंस नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आता कि ये लाल कलर है और ये हरा कलर है। तो लाल और हरे कलर की वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है, वर्णांधता रोग देखने को मिलता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैसोहॉल जो है पर्यावरण मित्र ईंधन है, जो कि निम्नलिखित का मिश्रण है। पेट्रोल एवं एथेनॉल का, पेट्रोल एवं डीजल का, डीजल एवं इथेनॉल का, इनमें से कोई नहीं। जो गैसोहॉल है ये आपका एक पर्यावरण मित्र ईंधन है। गैसोहॉल क्या है? एक ईंधन है। तो ये किसका मिश्रण है ये बताना है। जो आपका गैसोहॉल है ये आपके पेट्रोल प्लस इथेनॉल, ठीक है, पेट्रोल प्लस इथेनॉल का मिश्रण है आपका गैसोहॉल। इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा। पेट्रोल एवं इथेनॉल का मिश्रण है गैसोहॉल। गैसोहॉल क्या है? एक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग ग्रसित होता है? यानी कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रसित होता है? गला, यकृत, अग्न्याशय, आँख।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका डिप्थीरिया रोग होता है उसमें आपका कौन सा जो अंग है वो ग्रसित होता है, यानी कि कौन से अंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो है आपके गले में दिक्कत देखने को मिलती है डिप्थीरिया रोग में। ये जो आपका है श्वास नली संबंधी रोग है। क्या है? श्वास नली संबंधी रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्वास नली संबंधी रोग होता है डिप्थीरिया रोग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, टिबिया अस्थि होती है कान में, जांघ में, हाथ में या पैर में। ये जो टिबिया अस्थि है ये आपके शरीर के किस अंग में होती है? तो टिबिया अस्थि आपके पैर में होती है। पैर में आपको टिबिया के अलावा एक और देखने को मिलती है अस्थि, उसका नाम है फिबुला। क्या है? फिबुला। फिबुला कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फिबुला अस्थि आपके शरीर के किस अंग में होती है। तो फिबुला अस्थि और टिबिया ये दोनों ही अस्थियाँ आपकी जो है पैर में होती हैं। कहाँ पर? पैर में। ये पैर की हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वहीं आपकी जो सबसे मजबूत जो हड्डी है वो जांघ में होती है। सबसे मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत जो हड्डी है वो कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है जांघ में। अब हड्डी का कोई ना कोई नाम तो होगा ही, तो इस मजबूत हड्डी का नाम है आपका फीमर। क्या नाम है? फीमर नाम है, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है, जो कि सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है आपका हाथ में। हाथ में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनके नाम क्या हैं? तो हाथ में जो है अल्ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ना, रेडियल अल्ना, रेडियल अल्ना, हुमरस, हुमरस। ये जो है आपकी हाथ में पाई जाने वाली हड्डियाँ हैं जिनका नाम है अल्ना, रेडियल अल्ना, हुमरस। ठीक है, यहाँ पर आपने पैर की हड्डियाँ और आपकी हाथ की हड्डियों के बारे में देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में, स्टार्च में, वसा में या तेल में। जो अमीनो अम्ल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन में। कहाँ पर? प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की इकाई का नाम है। तो प्रोटीन की इकाई आपके अमीनो अम्ल को ही कहा जाता है। किसको? अमीनो अम्ल को कहा जाता है। किसकी? प्रोटीन की इकाई। प्रोटीन की इकाई क्या है? आपके अमीनो अम्ल ही हैं। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल को कहा जाता है। अमीनो अम्ल जो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, लाइकेन एक प्रकार का पादप है। लाइकेन जो है आपका एक पादप है जो कि दो विभिन्न वर्गों के पौधों, सहजीवी, सहचर्य से बनता है। यह किन दो वर्गों के पौधों से बनता है? बताना है। आपका जो लाइकेन पादप है वो आपके किन दो वर्गों के पौधों से बनता है? ऑप्शंस हैं आपके कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और मांस, कवक और मांस, शैवाल और कवक। जो आपके लाइकेंस होते हैं ये आपके कवक और शैवाल जो हैं, कवक और शैवाल नामक दो वर्गों का जो है आपके मिश्रण होते हैं, जिनको आप कहेंगे शैवाल और कवक। ठीक है, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे दूध खट्टा किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि किसकी वजह से आपका जो दूध है वो खट्टा किया जाता है। दूध को कभी कभी खट्टा किया जाता है ना, जब हम लोग को दूध से दही बनाने के लिए हम दूध को खट्टा करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? प्रोटोजोआ द्वारा हम खट्टा करते हैं, बैक्टीरिया द्वारा करते हैं, वायरस द्वारा या निमेटोड द्वारा? तो बैक्टीरिया द्वारा जो है दूध को खट्टा किया जाता है। ठीक, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये जो जीवाणु है ये आपका जीवाणु जो है आपके दूध को खट्टा करने के लिए जिम्मेदार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकी परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में, आरएनए में, राइबोसोम में या क्रोमोसोम्स में? तो आनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन है यानी कि आपके जो जेनेटिक म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन आपके डीएनए में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए में जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, ना कि आरएनए और राइबोसोम्स वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, 48, 44 या 50। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो होती है आपकी 46, यानी कि 23 जोड़ी जो आपके गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं आपके मानव शरीर में। ठीक है, 23 जोड़े। ठीक, इन 23 जोड़ों में से 44, यानी कि 44 का मतलब है आपके 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं इनमें तो समानता देखने को मिलती है। क्या? समानता देखने को मिलती है, जिस वजह से इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है,
वहीं आपके बचे हुए एक जोड़ी, कितना बचेगा, एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचे, ये एक जोड़ी गुणसूत्र जो है आपके सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है जिनको, यानी कि लिंग गुणसूत्र कहा जाता है इनको, लिंग गुणसूत्र। यही जो है लिंग गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि जो बेबी पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मानव शरीर में तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, यानी कि 23 जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब होता है 2 गुणसूत्र, तो जो 44 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 22 आपके जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। जिनमें समानता पाई जाती है उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है, और जिनमें भिन्नता पाई जाती है उन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो आपके एक जोड़ी होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 46 होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका आरएनए का मुख्य कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है आपके प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, पाचन क्रिया में सहायता करना, क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखना, इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का जो मेन कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका डीएनए का मूल मात्रक है वसा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, विटामिन। तो डीएनए का जो मूल मात्रक है वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है, यानी कि ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। आपको बताना है कि किसकी कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या फिर ब्रेड मोल्ड। तो आपकी जो माइकोप्लाज्मा है इसकी जो कोशिका है वो सबसे सूक्ष्मतम कोशिका मानी जाती है। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है सबसे सूक्ष्मतम कोशिका है, याद रखना है आपको। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपको प्याज को छीलते या काटने पर आंखों में आंसू आने का कारण है अमोनिया गैस की उपस्थिति, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, या फिर कोशिकाओं में अमीनो अम्ल की उपस्थिति, मैग्नीशियम की उपस्थिति। बताना है आपके जो प्याज को जब हम लोग छीलते हैं काटते हैं तो बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, तो आंसू आने का कारण क्या है। तो आंसू आने का मेन जो कारण है, प्याज जो है, प्याज में एक गंधक विद्यमान होता है। तो प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक की वजह से जो है प्याज को छीलते या काटते समय मानव की आंखों में जो है आंसू आते हैं। ठीक, प्याज में कौन सा आपका गंधक पाया जाता है जिस वजह से आंसू आते हैं, तो उस गंधक का नाम है आपके एलाइल, एलाइल याद रखना है, एलाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल डाइसल्फाइड। नामक गंधक जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इस गंधक के कारण ही क्या होता है, मानव की आंखों में आंसू आते हैं। प्याज में जो है आपकी कौन सी गैस होती है, प्याज में SO2 गैस भी होती है। कौन सी गैस होती है, SO2 गैस होती है, जो जल में घुलकर क्या बनाती है, जल में घुलती है तो H2SO4 बनाती है। ये H2SO4 जब हमारे आंखों के संपर्क में आता है तो मानव की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गंधक पाया जाता है और SO2 गैस जो है आपकी प्याज में जो है पाया जाता है। वो जल से क्रिया करके क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है। जैसे ही ये जो आपका H2SO4 मानव नेत्र के संपर्क में आता है तो आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका जीन का आकार होता है नियमित आकार का, सर्पाकार का, अनियमित आकार का, इनमें से कोई नहीं। तो जीन का जो आकार होता है वो होता है आपका सर्पाकार। कैसा होता है, सर्पाकार होता है जीन का आकार। तो आज के क्वेश्चन जो हैं वो यहीं तक के थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे के जाया करिए। जैसे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक छोटा सा कॉमेंट भी कर सकते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल होगा आपका छोटा सा एक रिस्पॉन्स। एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। तो फिर बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू।